यूपी के उत्तर पूर्व में। और ये वंश जो हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे आपके माइंड में तुरंत सोचना चाहिए कि ये वंश उस समय कहाँ था। तो देखिए ये मैप इंडिया का लगा हुआ है, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के बीच का जो क्षेत्र है, उस समय उस राजवंश का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, पाल वंश। पाल वंश और ये बिहार के पूरब में ये वंश स्थित था। इस वंश की स्थापना करने का श्रेय जाता है गोपाल को। तो इसके संस्थापक थे गोपाल। गोपाल ये पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गोपाल ये पाल वंश के संस्थापक थे। इनके बारे में इतिहास में ये लिखा हुआ है कि उस समय इस वंश में मत्स्य न्याय बहुत ज्यादा हो रहा था। मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय समझ में आता है क्या? मत्स्य न्याय क्या, कौन बताएगा? मत्स्य न्याय मछली के ऊपर क्या? मत्स्य न्याय सुना है कभी? सुना नहीं, अभी तक नहीं सुना। ये सुना ही नहीं है मत्स्य न्याय कभी। पहली बार सुना है। जब सुना ही नहीं है, लेकिन ये अक्सर आता है। आप अगर ध्यान से सुनना चाहिए। लोग ज़्यादातर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट है, ये आया होगा शब्द निश्चित, हिंदी में आता है ये सब। किसी के बारे में कहा जाता है कि इनका राज जा, तो यहाँ जो न्याय है वो मत्स्य न्याय। मतलब आता है ये शब्द किसी, ये कहा गया, ये इंडिकेट करता है शब्द एक राज को, किसी राज्य को ये इंडिकेट करता है, बताता है कि वहाँ कैसा न्याय था। तो ये कैसा न्याय, अच्छा न्याय था कि खराब न्याय था, उसकी तुलना मत्स्य न्याय से की गई है। इसमें आपको सोचना है, मत्स्य मतलब आप लोग तो जानते ही मछली है, मछली। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये न्याय को मछली से जोड़ा गया है, जोड़ा गया ना, तो क्यों जोड़ा है? और हमने तो बहुत इंडिकेट कर दिया, मछली से जोड़ा गया। तो मछली से जोड़ने का क्या मतलब? मछली कहाँ रहती है? पानी, समुद्र में रहती है ना? पानी में, समुद्र में, हाँ ठीक है, वहाँ रहती है। एक ही चीज़ है, नदी में, तालाब में, समुद्र में, सागर में, महासागर में, ठीक है, तो रहती है। लेकिन उसके साथ जुड़ा क्या है? बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ठीक है? बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाना, कहने का मतलब है कि ये जो है ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? अन्याय। तो वैसे ही तुलना की जाती है किसी के राजा के राज्य की। अगर कोई राजा खराब शासन कर रहा है, न्याय नहीं करता है और उसके यहाँ अत्याचार होता रहता है, तो उस राज्य की तुलना की जाती है। तो मत्स्य न्याय है कि राजा किसी प्रजा की नहीं सुन रहा है, जनता की नहीं सुन रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। तो वैसे ही इस वंश में मत्स्य न्याय था, यानी जो बड़ा होता था वो छोटे को दबा देता था। कोई बड़ा है, कोई पावरफुल व्यक्ति हो, शक्तिशाली हो, जैसे जंगल में शेर रहता है, वो किसी के नहीं सुनता है, जो उसको मारता है तो मारना है। तो वैसे ही ये मत्स्य न्याय का मतलब यही होता है कि कोई भी चाहे वो अत्याचार हो रहा है, चाहे अन्याय हो रहा है, लेकिन उस राजा को सुनने वाला नहीं किसी का। तो जब उस पाल वंश में ये समस्या चली आ रही थी, कोई रहे होंगे, उस राजा का नाम नहीं मालूम, तब ये गोपाल नामक व्यक्ति ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए खुद राजा बने और उनके नाम से ही, मतलब गोपाल में, चूँकि वो पाल उनके आगे जोड़ा जाता है इस वंश के आगे, तो
देखिए गोपाल लिखा है ना, इसीलिए इस वंश को पाल वंश के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कर दी। इनके बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा नई जानकारी है, लेकिन अगले जो राजा गद्दी पर बैठते हैं इनके बारे में ये मालूम है कि इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। कुछ समय बौद्ध धर्म का उदय हो गया था, उसके पहले ही उदय हो गया था। बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था, ठीक है, बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म को गोपाल, आप अगला लिखेंगे कि गोपाल ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था गोपाल ने, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। गोपाल के बाद इस वंश में एक राजा गद्दी पर बैठता है, उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का महान शासक था। जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। इसने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। धर्मपाल ने परम स्वागत की उपाधि हासिल की। हाँ, परम स्वागत की उपाधि हासिल की। ये बिहार में ये उस समय बनवाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन्होंने बढ़ा दिया था। बौद्ध धर्म था, यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, पढ़ाई एजुकेशन होता था। इसके पहले भी एक विश्वविद्यालय बना था, कौन सा? नालंदा बना था। नालंदा किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने, अशोक ने नहीं, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। गुप्त वंश का राजा था। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया तो था, लेकिन उस विद्यालय को एक जो है विदेशी ने तोड़ दिया था। वो आया भारत में आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी के समय, और उस व्यक्ति ने इसको, उसका नाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जाकर ख़त्म कर दिया। यहाँ पर कई बच्चे विदेश से भी आते थे पढ़ने के लिए। बौद्ध धर्म के प्रति इतना क्या कहते हैं आकर्षण था कि लोग पढ़ने के लिए आते थे। ये बौद्ध धर्म ही था कि दो यात्री बहुत बड़े भारत में आए। कौन कौन से? फाहियान और ह्वेनसांग। किरण से बताइए। ह्वेनसांग बाद में आया, फाहियान पहले आया। फाहियान आया था, फिर ह्वेनसांग आए थे। बौद्ध तो ह्वेनसांग ने उल्लेख किया था उसका नालंदा विश्वविद्यालय का, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बाद में उल्लेख किया गया। तो इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। देखिए आप जी, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया। क्या चीज? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया। नालंदा और विक्रमशिला दोनों। वैसे
तो उसको तोड़ा था, लेकिन जलाया था विक्रमशिला को। विक्रमशिला को जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहार में तो था, लेकिन इस विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। जब जलाने वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको जलाएगा। इसलिए यहाँ इस विश्वविद्यालय को जो बनाया गया था उसमें पुस्तकालय भी थी, किताबें थी, बौद्ध धर्म की किताबें, महात्मा बुद्ध के ऊपर किताबें लिखी गई थी। उस पूरी लाइब्रेरी को उसने जला दिया बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी। हम आगे पढ़ाएंगे, आगे तो पढ़ाना ही है। मोहम्मद गौरी के समय आया हुआ था, उसका एक सेनापति था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, वैसे ही बख्तियार खिलजी था। उसको बिहार बंगाल का क्षेत्र दिया गया था, तो उसने गया, उसको कुछ नहीं मिला तो उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ही जला दिया। चलिए इसको ऐड करते हैं। चलिए, इस वंश में और एक राजा होते हैं, इसके अलावा भी देवपाल। देख लीजिए, पाल वंश के शासक देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 5 गांव दान में दिए। 5 गांव जमीन दान में दी। 5 गांव जमीन दान में दिया। नालंदा विश्वविद्यालय, ये गांव जमीन देने का मतलब ये होता था कि गांव से आमदनी होती थी, इनकम होती थी, आय होती थी। तो उस विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ते थे या लोग जो टीचर वहाँ पढ़ाते रहे होंगे, तो उनको भी तो इनकम देना है ना, उनको खर्चा देना है। उसको खर्चा कहाँ से मिलेगा? आप लोग इकोनॉमिक्स इसके पहले ही ना पढ़ते हैं, तो ये जरूर सोचिए कि उस समय आय कैसे होती होगी। सारा खेल आय का ही है, इनकम का ही है। तो इनकम कैसे होती होगी, तो इनकम सोर्स कैसे होता होगा? तो उस गाँव से जो आय आती थी वो उस विश्वविद्यालय का खर्चा उठाता था। वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते रहे होंगे या जो टीचर पढ़ाते, या जो रख रखाव जो खर्चा आता है, जैसे ये अभ्युदय योजना चल रही है ना, तो सरकार इसके लिए खर्चा भेजती है ना। आप लोग पढ़ने के लिए, ये तो फ्री क्लास है, लेकिन इसका बजट तो सरकार देती है ना, तभी ना चल रहा है। कौन देता होगा बजट? तो वैसे ही तो राजा ने सोचा कि विश्वविद्यालय चले कैसे। तो वैसे ही ये जो दान देने की जो परंपरा है ना इतिहास में, तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि दान कहाँ से शुरू होता है? कौन राजा पहले दान दिया था? कौन वंश पहले? बताइए, कौन वंश? सातवाहन वंश। अभी आपको पढ़ना है उसको। सातवाहन वंश का राजा सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले जमीन दान देने की प्रथा शुरू की। ये जब शुरू किया तो देखिए, इतिहास में यही ना पढ़ते हैं कि पहले कौन हुआ, क्या किया। अब इसी से क्वेश्चन मिल जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन राजा, जो राजा नेक काम करता है उसका वो क्वेश्चन जुड़ जाता है इसने। और ये गांव उसने दिया एक विदेशी के व्यक्ति के लिए दिया, एक विदेशी राजकुमार के कहने से कि दिया। और जो विदेशी राजा था यहाँ, ये क्या कहते हैं, शैलेंद्र वंशी। ये इंडोनेशिया और जावा एक द्वीप है, ये आपका वर्ल्ड का मैप देखेंगे पूरब की तरफ, तो वहाँ पर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अनुरोध किया कि इस विश्वविद्यालय में कि खर्चा देने के लिए आप, तब राजा ने दान दिया, 5 गांव दान दिया था इन्होंने। इसके बाद एक और राजा इसमें बैठते हैं, महिपाल। देख लीजिए, पाल वंश के राजा, पाल वंश के शासक महिपाल। महिपाल के काल में अतिश नामक बौद्ध भिक्षु को
तिब्बत भेजा गया। तिब्बत भेजा गया। अतिश नामक बौद्ध भिक्षु जो था उसको जो है तिब्बत भेजा गया महिपाल के काल बौद्ध भिक्षु को। तो बौद्ध भिक्षु को क्यों भेजा जाता था, बाहर क्यों भेजा जाता था? अपने धर्म का प्रचार अपना धर्म, अपना ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। उस समय लड़ाई जो थी वो बुद्धि की लड़ाई होती थी, ज्ञान की, दर्शन की लड़ाई होती थी। तभी तो महात्मा बुद्ध ने अपना दर्शन दिया, जैन धर्म ने अपना दर्शन दिया। तो जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो बहुत लोग उनके अनुयायी होने लगे। तो बहुत बौद्ध भिक्षु, इसीलिए देखिए चीन में आज बौद्ध धर्म कहाँ है? चीन है, तिब्बत है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ठीक है, हम नजर लिख दे रहे हैं। ये यहाँ सब क्या है? बौद्ध धर्म पूरा फैला हुआ है। जापान है। तो ये गया कहाँ? इंडिया से। महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए? यहीं पे। उन्होंने जो ज्ञान लिया शुरुआत में यही दिया, उनके अनुयायी हुए। देखिए बौद्ध धर्म की क्या बात है। उन्होंने ज्ञान, आप लोगों को मालूम है, बौद्ध गया में मिला उनको ज्ञान। फिर उन्होंने सारनाथ में ज्ञान दिया। उसके बाद जब कई राजा उनके ज्ञान को लिए, कई लोगों ने किताबें लिखी, तो मौर्य सम्राट अशोक ने उनके मतलब सम्मेलन बुलाया। उसके पहले भी सम्मेलन हुआ, 4 सम्मेलन। तो बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और इससे कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। तो इन्होंने भी, पाल वंश के शासकों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। इन्हीं के काल में तिब्बत में भी एक बौद्ध भिक्षु गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया। महिपाल का एक युद्ध होता है। चोल वंश, अगर किसी ने सुना हो, चोल वंश के एक राजा थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने इनके पर आक्रमण कर दिया। और वो आक्रमण क्यों किया? वो राजेंद्र प्रथम दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत का मतलब होता है इधर तमिलनाडु, ये आपका साउथ है तमिलनाडु, और ये देखिए केरला है, इसके ऊपर कर्नाटका है। यहाँ पर उनका शासन था और उन्होंने आक्रमण यहाँ किया, बिहार बंगाल पर, यानी पाल वंश पे। तो आपने लोग सोचिए कि आक्रमण उतनी दूर उनको क्यों आक्रमण करने के लिए गए? कोई बता सकता है? पढ़े ही नहीं तो नहीं मालूम होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ रहे हैं। उनको गंगा जल चाहिए था। ये गंगा जल अभियान था। ये गंगा जो बहती है ना, ये आपके उत्तराखंड से ऐसे बहती है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में, आपके पश्चिम बंगाल में हुगली से बहती हुई समुद्र में चली जाती है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम एक राजा था चोल वंश का, उसको गंगा जल अभियान बोला जाता है। उसने क्या किया? पाल वंश के राजा को पराजित कर दिया, महिपाल को। और दंड क्या दिया? जितने सैनिक पराजित हुए उनके कंधे पर कहा कि घड़े में गंगा जल भरिए और हमारे यहाँ पहुँचाइए दक्षिण भारत में। तो यहाँ पहुँचाया गया, सैनिकों को यही सजा दी गई। तो इसको लिख लीजिए आप। राजेंद्र प्रथम ने, देख लीजिए, चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने, चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने, चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को पराजित किया। एवं सैनिकों के माध्यम से गंगा जल अपने राज्य में ले गया। सर उसके पश्चात उन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी, गंगेकोंड चोल। चोल। ये हम चोल वंश में बताएंगे आपको। ये तो हमने इसका इसलिए रेफरेंस दे दिया कि महिपाल के बारे में ज़्यादा तो है नहीं, तो उनका पराजित करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में। फिर गंगेकोंड चोलपुरम उन्होंने उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये हम आपको
उसी में लिखवाएंगे, चोर वंश आज बताएंगे आपको, तो उसी में इसको लिख लिया आप लोग। चलिए अब देखिए इस वंश का अंतिम शासक लिख लीजिए। पाल वंश का अंतिम शासक, पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। रामपाल था जिसके काल में केवल का विद्रोह हुआ। केवल एक उस समय की जनजाति थी, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। रामपाल का इतिहास बहुत फेमस नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि उस समय एक जनजाति थी, इसके राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो राजा उस विद्रोह को नियंत्रण नहीं कर पाता है, बाद में इसका वंश समाप्त हो जाता है। और पाल वंश के बाद वहाँ एक नया वंश आता है जिसको इतिहास में शैन वंश कहते हैं। इस वंश की स्थापना की सामंत शैन ने। शैन वंश की स्थापना की। सामंत शैन बहुत फेमस था। इस वंश का एक और शासक था बल्लाल। देखिए शैन वंश का शासक, शैन वंश का शासक बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने जाति प्रथा या कुलीन प्रथा की पद्धति शुरू की। बल्लाल सेन ने जाति प्रथा या कुलीन प्रथा की पद्धति शुरू की। बल्लाल सेन एक राइटर भी था, ये लेखक था, इसने किताब भी लिखी, दान सागर लिखी। बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने एक उपाधि भी, इसको क्या कहते हैं? नहीं, उनका नाम था। देखिए सामंत तो उनको कहा जाता है। सामंत तो देखिए राजा के सेनापति, एक तो राजा होता है ना, आप बिल्कुल बेसिक चीज समझिए। एक राजा हो गया, राजा, ठीक है। राजा के कई मंत्री होते हैं, जैसे इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के कई मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, गृह मंत्री हैं, कृषि है ना। वैसे ही उस समय राजा बैठते थे तो कई होते थे। इस समय हम आप लोगों से मान लीजिए पूछते हैं कि प्रधानमंत्री का सबसे पावरफुल मिनिस्टर कौन है, तो क्या बताएंगे आप लोग? होम मिनिस्टर, बिल्कुल। गृह मंत्री पहला आता है, गृह मंत्री। तो इस समय तो गृह मंत्री है। उस समय सोचिए राजा का सबसे खास कौन होता है? कौन होता होगा उस समय? उस समय राजा की निर्भरता किस पे थी? सेना। छोटी सी चीज है, सोचिए उतनी दूर तक सोचना पड़ेगा। बहुत कुछ सोच लेते आदमी, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। राजा को क्या आवश्यकता थी? देखिए आप इसको ऐसे ऐड करते हैं,
एक राजा हुआ, पहले तो कहानी समझिए, राजा हो गया। राजा पहले मत्स्य न्याय ही था, जो हम पढ़ाए थे मत्स्य न्याय था। उस समय कोई किसी को मार जाता, काटता था। आज नहीं, आज तो पुलिस है, सारी व्यवस्था है, पहले ऐसे नहीं थी। राजा जो बैठता था, राजा को हमेशा भय रहता था, ठीक है, राजा को भय रहता था ना, तो राजा की लड़ाई जो जीत लेता था वही राजा हो जाता था। शुरू से इतिहास यही है, हजारों, आज भी यही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, अमेरिका क्या कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, तो वैसा आज दूसरे तरीके से लड़ाई है, लेकिन तब डायरेक्ट लड़ाई होती थी सीधे। तो राजा होता था, राजा का मेन होता था सेनापति, ठीक है, सेनापति सेना के कंट्रोल में रहता था। युद्ध में राजा भी कभी कभी चला जाता था, ठीक है, कभी कभी राजा स्वयं सेनापति हो जाता था, ये हो जाता था। और राजा अपनी रक्षा करने के लिए, अपने महल की रक्षा करने के लिए उसने किला बनवाना शुरू किया। जो आपको लाल किला और इलाहाबाद का किला, आगरा का किला जो पढ़ते हैं ना, वो राजा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि कोई आके उनको प्रवेश ना, जैसे बाउंड्री बनवाई जाती है चारों तरफ, ठीक है, तो वैसे ही राजा की सुरक्षा के लिए बनवाई जाती थी। तो उस समय ये युद्ध होता रहता था और सेनापति मेन होता था राजा का। अगर सेनापति, तो राजा जब बहुत बड़े चीज मान लीजिए जीतता गया, कई बड़ा हो गया उसका, तो छोटे छोटे राज्य में को सेनाओं के हवाले किया जाता था। वही आगे चल के सेनापति जब राजा से विद्रोह करने लगे, तभी हम उनको सामंत कहने लगे। वो छोटे छोटे राज्य, जब राजा, ये छोटे छोटे राज्य ही बता रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे सैन वंश, पाल वंश जो हम आपको बता रहे हैं, ये छोटे छोटे राज्य थे जो राजा का विरोध करके या किसी का विरोध करके आके स्वयं राजा बन बैठे, ठीक है। तो इसको तो अरेंज करते हैं, इसको तो ऐड करना है। चलिए, तो क्या लिखवा रहे थे आपको? इन्होंने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना जी, इन्होंने बल्लाल सेन ने दान सागर की रचना थी। इन्होंने उपाधि एक धारण की थी, हमने बताया ना, राजा थे तो अपनी उपाधि धारण करते थे। ये इन्होंने निशंकर की उपाधि धारण की थी, निशंकर की उपाधि धारण की। बल्लाल से, बल्लाल से, बल्लाल से निशंकर की उपाधि धारण की। बल्लाल सेन ने निशंकर की उपाधि धारण की थी। सैन वंश की प्रारंभिक राजधानी गौड़ थी। जब सैन वंश की स्थापना हुई तो उस समय जो राजधानी थी वो गौड़ थी। बल्लाल सेन के बाद एक राजा और बैठता है इस वंश में, उसका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने गौड़ की जगह अपनी नई राजधानी लखनौती बनाई। इन्होंने अपनी नई राजधानी बना दी। पहले तो गौड़ चली आ रही थी, अब इन्होंने चेंज करके लखनौती को नई राजधानी बना दिया, लखनौती की। लक्ष्मण सेन जब ये राजा थे, जब लक्ष्मण सेन शासक थे तो भारत में आक्रमण हो रहा था। उस समय आक्रमण हुआ मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करने के आए तो उसके दो सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट थे। मोहम्मद गौरी, उसने आक्रमण किया, दो सेनापति, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे का नाम था बख्तियार खिलजी।
दोनों को अलग अलग क्षेत्र दिया गया था, ठीक है। ऐबक को हमने बताया है कि अभी जब हम आपको चौहान वंश बता रहे थे तो हमने बताया था कि ऐबक ने 2.5 धन झोपड़ा मस्जिद बनाई थी ना, तो उसने अजमेर के आसपास ये जो बख्तियार खिलजी था ये पूरब की तरफ आक्रमण कर रहा था, यानी बिहार और बंगाल की तरफ। तो बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया तो उस समय गौड़ का शासक यानी सैन वंश में लक्ष्मण सेन शासक था। तो जब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि देखिए क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बता रहे हैं कि बच्चे पहले तो ये पूछेगा कि लक्ष्मण सेन के खिलाफ किस विदेशी ने आक्रमण किया, ऐबक ने, बख्तियार खिलजी ने या गौरी ने, ऑप्शन ऐसे भी देगा। या क्या कहते हैं बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सैन वंश का राजा कौन था, ठीक है। तो सैन वंश का राजा कौन था? लक्ष्मण सेन। तो जब आक्रमण किया तो लक्ष्मण सेन ने आत्मसमर्पण कर दिया, वो लड़ा नहीं, उसने अपना महल छोड़कर चला गया और उसने सोचा कि हम लड़ेंगे तो युद्ध में मारे जाएंगे, उसने छोड़ दिया, अपना राज्य छोड़ दिया। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बंगाल पे कब्जा, ये जो स्थान है वो बंगाल के आसपास था, तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मण सेन अपना राज्य को छोड़कर चला जाता है और अपने दूसरे जगह उसने जहाँ लखनौती राजधानी बनाई थी वो वहीं से शासन करने लगता है। उसके पहले क्या राजधानी थी? गौड़ थी, तो उसकी 2 राजधानियाँ थी। तो उसने सोचा कि उसने गौड़ को छोड़ दिया और कहाँ चला गया? लखनौती चला गया। तो गौड़ पर कब्जा कर लिया बख्तियार खिलजी ने। तो ये जो पूरा बंगाल को कब्जा किसने कर दिया? गौरी ने, यानी बख्तियार खिलजी ने कब्जा करके सल्तनत काल में उसको शामिल कर दिया। यहीं से सैन वंश का समाप्त हो जाता है। लक्ष्मण सेन जो है बहुत बड़ा वो था, क्या कहते हैं, विद्वानों को वो देता था, क्या कहते हैं, प्रश्रय देता था, संरक्षण देता था। इसके काल में एक बहुत बड़े कवि थे, किसी को मालूम है? जयदेव का नाम सुना है? उन्होंने किताब लिखी थी, गीत गोविंद लिख ली थी। लक्ष्मण सेन के काल में जयदेव निवास करते थे। लक्ष्मण सेन के काल में करते थे जिन्होंने गीत गोविंद नामक रचना को लिखा। ये गीत गोविंद जयदेव निवास करते थे। जयदेव निवास करते थे जिन्होंने गीत गोविंद नामक रचना, ये हम जल्दी जल्दी लिखते हैं क्योंकि अगर हम आराम से लिखेंगे तो आप लोग लिख लीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा, इतिहास बहुत बड़ा है, तो जल्दी जल्दी बिना उसके हम इसीलिए तेज लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी तेज लिखने का प्रयास करेंगे, लिखिए, चलिए। तो ये देखिए सैन वंश खत्म होता है, बंगाल को वो गौरी जीत लेता है। इसके अलावा भी देखिए बहुत से राज्य थे, लेकिन इतिहास में सबका नाम नहीं आता है। अब हम आपको कश्मीर का इतिहास बताते हैं। कश्मीर का इतिहास तो अभी लोग जानते हैं, बहुत बाद में, लेकिन कश्मीर में भी पहले हिंदू धर्म के कई वंश थे छोटे छोटे, ठीक है, कश्मीर में। तो वहाँ पर कश्मीर में एक वंश था कारकोट वंश। ये कश्मीर का इतिहास थोड़ा सा आपको ये आता है, कश्मीर कारकोट वंश। इस वंश की स्थापना करते हैं दुर्लभ, देखिए कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन
नामक व्यक्ति ने दुर्लभ नामक व्यक्ति ने दुर्लभ नामक जो व्यक्ति ने की थी, उसके इतिहास में बहुत ज़्यादा उसका नाम नहीं था। इतिहास में उसी व्यक्ति का नाम होगा जो कुछ किया होता है, नहीं तो ऐसे ही दर्ज नहीं। चलो, इनका ये था कि उन्होंने एक वंश तो इसके बाद एक राजा का नाम मिलता है ललितादित्य मुक्तापीठ। लिख लीजिए, कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ ललितादित्य मुक्तापीठ नामक व्यक्ति डा कर दीजिएगा, सॉरी, इसको डा कर दीजिएगा, पीठ है ये जो है मुक्तापीठ। ये कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर में सूर्य का मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। इसने कश्मीर में एक नगर बनाया था, परिहास नगर। लिख लीजिए, ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर में परिहास नगर का निर्माण कराया था। इसने एक छोटा सा शहर भी बनाया, परिहास नगर बनाया। इसके बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट राजा नहीं होते हैं। कारकोट वंश के बाद एक नया वंश आता है, देखिए क्रम से ही आता है। पहले कारकोट वंश आता है कश्मीर में, इसके बाद एक वंश का इतिहास में नाम है उत्पल वंश। इसको ऐड कर लें, उत्पल वंश। उत्पल वंश लिख लीजिए। अवंती बर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की। अवंती बर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की। ये सिंचाई का बहुत प्रेमी था, ठीक है, सिंचाई का बहुत प्रेमी था। जैसे सल्तनत काल में भी सिंचाई एक शासक बहुत निर्माण कराया था, वैसे ये कौन, फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो वैसे ही कश्मीर में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसके बारे में ये क्वेश्चन आ चुका है कि उत्पल वंश का कौन राजा है, कश्मीर का कौन राजा था जिसने प्राचीन काल में नहरों का निर्माण। तो लिख लीजिए, अवंती बर्मन ने नहरों का निर्माण कराया था। नहरों का निर्माण कराया था। उत्पल वंश के शासक क्षेमेंद्र गुप्त का विवाह लोहार वंश
की रानी दिद्दा से हुआ था। दिद्दा से हुआ था। इतिहास में एक महिला शासक का पहले भी नाम आता है रानी दिद्दा। ये लोहार वंश की थी, रानी थी। इसका विवाह, एक क्वेश्चन आ चुका है, क्षेमेंद्रगुप्त से हुआ था। ठीक है, तो ये लोहार वंश की थी। उत्पल वंश में कोई बहुत इंपॉर्टेंट राजा नहीं हुए। इसके बाद कश्मीर का लास्ट एक और सल्तनत काल के पहले एक वंश आता है लोहार वंश। तो अकल में नहीं सर, हाँ लिख लीजिए, लोहार वंश आता है। इसके बाद आता है लोहार वंश। ये क्या लिखे हैं कौन सर? सा? रानी के बाद रानी दिद्दा ये महिला थी, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। कौन कश्मीर की पहली महिला रानी थी? रानी दिद्दा ये थी। बहुत अत्याचारी महिला थी, बहुत ज़्यादा। ये बहुत बदनाम हुआ इसका जो है, अत्याचारी थी, मत्स्य न्याय की हत्ती थी किसी को। लेकिन इसका विवाह हुआ था उत्पल वंश के शासक क्षेमेंद्रगुप्त से। ये लोहार वंश, पहले लोहार वंश से संबंधित थी, वहीं पे शासन करती थी। बाद में इसका मैरिज कर दिया गया, विवाह कर दिया गया उत्पल वंश के राजा से। अब ऐड कर रहे हैं, चलिए। अब ये जो वंश बता रहे हैं, कश्मीर को भी जीत लेते हैं बाद में। तो कश्मीर को जीतने के पीछे तीसरा वंश है लोहार वंश। लोहार वंश कश्मीर का ही वंश है। संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की। संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की। लोहार वंश के शासक हर्ष के काल में कल्हड़ नामक कवि निवास करता था। कल्हड़, इसने राज तरंगड़ी लिखी थी। ठीक है, यही ये इन्हीं के काल में रहता था, हर्ष के काल में रहता था। हर्ष भी बहुत अत्याचारी, कल्हड़ ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। ये जो भी पढ़ रहे हैं, ये कल्हड़ नहीं लिखा है। ये रानी के बारे में जो लिखा है, ये कल्हड़ ने ही लिखा है अपनी किताब में, राज तरंगड़ी में, कि वो महिला कैसी थी या किसका था, क्योंकि वो उसका राज कवि था। वहीं पे उसने अपने राजाओं के बारे में लिखा है। हर्ष के बारे में भी बताया है कि ये भी बहुत अत्याचारी था, लेकिन ये विजेता था। तो हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। लिख लीजिए, हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। अत्याचारी तो था, लेकिन उसने कुछ सुधार किया, नए नए नियम लगाए। अत्याचार नीरो कहा जाता था। नीरो क्या होता है? नीरो ये फ्रांस का राजा हुआ करता था, उससे तुलना कही। जैसे नेपोलियन था ना, वैसे एक राजा था। ठीक है, उससे तुलना की गई है कि अत्याचारी के साथ साथ वो एक राजा अत्याचार भी काम करे, लेकिन अच्छा भी काम, मतलब कुछ काम भी कर दे, लेकिन अत्याचारी। तो नीरो से इसकी तुलना की गई थी हर्ष की।
लिख लीजिए, लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। कल्हण को आश्रय देने वाला अंतिम राजा था। कल्हण जो कवि थे, ये अंतिम जयसिंह के ही काल में इन्होंने अपनी किताब पूरी की। आश्रय देने वाले अंतिम राजा थे। इनके काल में ये जो लिखिए, आपको देखिए, ये जो लोहार वंश की जो स्थापना हुई, इसी वंश में हमने भी आपको बताया रानी दिद्दा थी। वो भी कुछ दिन के लिए गद्दी पर बैठी, क्योंकि लोहार वंश में ही उसने गद्दी पर शासन किया। लोहार वंश लिख लीजिए, इसको लिखवा देते हैं। लोहार वंश में रानी दिद्दा के द्वारा शासन चलाया गया। रानी दिद्दा के द्वारा शासन, ये शासन करती थी। अत्याचारी महिला बहुत थी, ये शासन की। ऐड कर दे, लिख लीजिए। अभी कल्हण नहीं लिखा, लेकिन कल्हण के अनुसार रानी दिद्दा एक अत्याचारी महिला थी। दरअसल एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है, इसने लिखा था ये रानी दिद्दा के बारे में। ये अत्याचारी महिला थी। दो भाई थे कश्मीर में, जब शासन चल रहा था, तो जब अत्याचार हो रहा था, हमने दिखाया है कि ये तो अत्याचार करती थी, इसके पहले हर्ष भी, वो भी अत्याचारी था। तो इस अत्याचार का विरोध करने के लिए दो भाइयों ने विद्रोह कर दिया वहाँ पर। उनका नाम इतिहास में हो गया, उज्ज्वल और सुसल। लिख लीजिए, लोहार वंश के राजा के खिलाफ दो भाइयों उज्जवल एवं सुसल ने विद्रोह कर दिया। ये दो भाइयों ने विद्रोह कर दिया। लोहार वंश के राजाओं के खिलाफ दो भाइयों उज्जवल एवं सुसल ने विद्रोह कर दिया। ये जो दो भाई थे, इन्होंने राजा के जब वो देखा कि अत्याचार कर रहे हैं, तो विद्रोह कर दिया। लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया है, ऐसा नहीं किया तो विद्रोह, लेकिन नाम तो उनका इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन वो विद्रोह कई दिन तक चल नहीं पाया। उस विद्रोह को राजा ने कंट्रोल कर दिया। बाद में कश्मीर पे जो सल्तनत काल आगे आता है, सल्तनत काल के शासकों ने कब्जा कर लिया। छोटे छोटे कई वंश तो थे उसमें, लेकिन सल्तनत काल के राजाओं ने
जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो वहाँ पर कश्मीर के आसपास एक वंश रहता है, उसका शासक रहता है जयपाल। जयपाल का नाम सुना है? कश्मीर ने राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था, ये बाद में आता है। तो इस समय ये क्या कहते हैं, ये विद्रोह कर दिया। ये देखिए कश्मीर का वंश था। अब आते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में। ये तो हमने उत्तर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट वंश थे, जैसे उत्तर भारत में के अलावा दक्षिण भारत में कई इंपॉर्टेंट वंश थे। इसमें चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल वंश हम आपको बताते हैं चोल वंश का इतिहास। दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का इतिहास। देखिए, एक होता है, आप ऐसे समझिए सीधे, ठीक है, ये ग्लोब समझ लीजिए, कंफ्यूजन कभी मत करिए। ऐसे आप मान लीजिए ये हम इंडिया का ही नक्शा बनाए हैं, इसको आपको समझाने के लिए हमने ग्लोब बना दिया है। ये पूरा इंडिया है मान लीजिए। तो ऐसे अगर आप ऐसे खींच देते हैं तो ये मान लीजिए आपको समझाने के लिए नॉर्थ, उत्तर हो गया, ये साउथ, ठीक है। अगर आप बीच खींचते हैं तो ये आपका यहाँ ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट, ठीक है। इसको पहले समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को उत्तर दक्षिण भारत के। तो ये हमने ग्लोब से आपको इसलिए समझा रहा है कि आप लोग समझिए। तो भारत में उत्तर भारत जब जहाँ विंध्याचल पर्वत या नर्मदा नदी आपके ऐसे से निकल रही है, नर्मदा नदी, उसके उत्तर का मान लीजिए नर्मदा नदी है, 1 मिनट या विंध्याचल, तो ये जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया, उत्तर भारत हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए नर्मदा नदी है या विंध्याचल, इसकी जो दक्षिण होगा उसको हम लोग कहते हैं दक्षिण, साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ उनका सीधे। अब इसी में हम लोग उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम ऐसे से ऐड करते हैं। तो ये दक्षिण, अभी हम लोग आपको जैसे बिहार बंगाल यही तो है, बिहार है, ये बिहार है, ये बंगाल है, ये यहीं पे। तो ये आपका उत्तर में आ गया, पूरा उत्तर में आ गया है, तो पूरब में, उत्तर पूरब में। तो ये उत्तर भारत का इतिहास था। अब हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। अब दक्षिण भारत का इतिहास में आता है चोल वंश। चोल वंश, दक्षिण भारत में कौन कौन नदियां बहती हैं इंपॉर्टेंट? दक्षिण भारत की गंगा कौन? गोदावरी और कावेरी। कावेरी, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है इधर। हम आपको बता रहे हैं कावेरी नदी तमिलनाडु के आसपास, ये कावेरी और पेन्नार नदी। पेन्नार सुना है? जागृति। देखिए इसीलिए हिस्ट्री में पढ़ते जागृति भी समझना पड़ेगा आपको, ये भी कि नदियाँ बहती हैं तो वहाँ पे दक्षिण में कावेरी, जैसे हम लोग यहाँ गंगा का महत्व है, वैसे दक्षिण भारत में कावेरी दक्षिण की गंगा है, ठीक है, कावेरी है। गोदावरी को भी दक्षिण भारत की गंगा माना जाता है, ठीक है, लेकिन गोदावरी को क्यों माना जाता है? बड़ी होने के नाते। जैसे गंगा बड़ी है वैसे ही दक्षिण भारत में यहाँ महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है और आंध्र प्रदेश के पास गिर जाती है, ठीक है। ये लंबी होने के नाते इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, लेकिन पवित्रता के कारण कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो उसी कावेरी नदी और पेन्नार नदी के बीच में एक वंश बहुत फेमस था जिसको इतिहास में चोल वंश कहते हैं। चोल वंश, चोल लोग पहले पल्लव के सामंत थे, पल्लव के ही सेनापति सामंत के रूप में काम करते थे। बाद में ये लोग विद्रोह करते हैं और अपना एक नवीन वंश बनाते हैं जिनका नाम है चोल वंश या चोला वंश, इंग्लिश में चोला वंश कहते हैं।
चोल वंश की स्थापना विद्यालय ने की, या चोल वंश की स्थापना विद्यालय के द्वारा। विद्यालय ने की, इसको विद्यालय करने की। चोल वंश पेन्नार एवं कावेरी नदी के मध्य स्थापित क्षेत्र था। स्थापित क्षेत्र था। ये देखिए, जो नवीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? नवीं शताब्दी, जब हम नवीं शताब्दी लिखते हैं तो नवीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? अब हम 21वीं शताब्दी लिख दे रहे हैं, तब क्या मतलब हुआ? 2000 बस। यानी 21वीं शताब्दी अगर कहेंगे तो उसका उत्तर हो जाएगा 2000। 2000 से 2099 तक। अगर हम 21 को 2000 से 2099 बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक, लोग कहते हैं ना 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में छोटी छोटी चीजें जो है जब उसका एनालिसिस करेंगे ना, पहले आप लोग बात तो कर रहे थे लेकिन ध्यान से सुनिए, ठीक है? आप 21वीं शताब्दी में बैठे हैं ना, तो आपसे कोई पूछ लिया, बाहर में क्लास लेके आ रहे हैं कि आप कौन सा, एक तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपसे पूछ लिया कि 21वीं शताब्दी का ही मतलब बता दीजिए, बात की तो बात की बात है, ठीक है? तो बात मत करिए, पहले ध्यान सुनिए 21वीं शताब्दी क्या, समझ गए? और अब मान लीजिए फिर हम कहते हैं 2000 की शताब्दी, तो उसका क्या मतलब हो गया? 1900 से 1999। तो वैसे ही नवीं शताब्दी का मतलब हो गया कितना हो गया? 800। ये हो गया, ठीक। अब कभी भी कोई कहे ऐसे कि ये इतनी शताब्दी में राजा गद्दी पर बैठा था, तो इसका मतलब इसी के बीच में बैठा था, समझे? तो पहले तो ये समझना जरूरी है। तो ये चोल वंश है, ये नवीं शताब्दी का वंश है, टाइम पीरियड जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? नवीं शताब्दी में ये लगभग 850 ईस्वी, 850 किसके अंदर आ रहा है? नवीं शताब्दी 850 ईस्वी हम लिख देंगे तो इसी के अंदर आए नवीं शताब्दी। ये आपसे इंटरव्यू में भी कोई पूछ लेगा, ठीक है? या क्वेश्चन भी दे देगा घुमा के कि ये ऐसे पूछ लेगा, ये शासक कितने से कितने शताब्दी के बीच में था? ये 8वीं से 9वीं, 10वीं से 11वीं, 12वीं से 13वीं। तो आपको पहला तो यही जानना जरूरी है, ईसा पूर्व तो जानना और भी जरूरी है, ठीक है? तो वैसे ये शताब्दी चल रही है, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का। तो वैसे ये राजा गद्दी पर बैठा, देखिए इसी के आसपास जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, मध्यकाल इतिहास, यानी 750 से 1200 के बीच का इतिहास, तो कहीं कहीं वंश दक्षिण भारत के इतिहास का भी पता चला। तो चोल वंश का राजा है, ये विद्यालय बैठा गद्दी पर, तो इसने राजा बैठेगा तो राजधानी तो होना ही है। कहाँ रहेगा वो? राजधानी में रहेगा ना, राजा के साथ राजधानी जुड़ जाएगी। तो राजधानी इसकी थी, प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तंजौर। लिख लीजिए, चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी तंजौर थी। चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी तंजौर थी। चोल वंश के शासक
चोल वंश के शासक पल्लव के सामंत थे। पल्लव माने इनके पहले पल्लव वंश था, तो चोल वंश इन्हीं के सामंत थे। तो इनके जो राजा थे, विजयालय ने क्या किया, वहाँ के जो अंतिम राजा थे उनकी हत्या कर दी। पल्लव वंश के अंतिम राजा, इसको नोट कर लिया। यस सर। पल्लव वंश के अंतिम शासक, अपराजित की हत्या विजयालय ने कर दी। अंतिम राजा की हत्या कर दी। एक वंश दक्षिण भारत में चोल वंश के नाम से जाना जाता है, और एक उपाधि भी धारण करते, नरकेसरी। लिख लीजिए, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। इसके बाद कई राजा गद्दी पर यहाँ पे बैठते हैं। चोल वंश में बहुत राजा होते हैं। इसके बाद विजयालय के बाद आदित्य प्रथम एक राजा बैठता है। इसके बाद भी एक राजा बैठता है, परांतक प्रथम। लिख लीजिए, चोल वंश के शासक, चोल वंश के शासक परांतक प्रथम ने मदुरा की विजय के उपरांत मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। मदुरई कोंड की उपाधि धारण की परांतक प्रथम ने। उन्होंने मदुरई में मीनाक्षी मंदिर भी है, ये साउथ में है। उन्होंने मदुरई की तो विजय जीत ली, पांड्य वंश के वहाँ शासक थे, उनको तो पराजित किया, लेकिन एक युद्ध में वो बहुत बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। इतिहास फेमस है। तो ये मदुरई कोंड की उपाधि उन्होंने धारण की। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए, तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित कर दिया। तक्कोलम के युद्ध में राजपूत शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित कर दिया। एक युद्ध तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन तक्कोलम के युद्ध में पराजित कर दिया। ये पराजित हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शासक बैठता है इस शासन में, राजराज प्रथम। लिख लीजिए, चोल वंश के शासक, चोल वंश के शासक राजराज
श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। चोल वंश के शासक राज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका में पोलनरुवा नामक नई राजधानी बनाई। देखिए ये राजा इसलिए आप पोलनरुवा नामक नई राजधानी। तो ये युद्ध राजा ने ये युद्ध जो लड़ा, तमिलनाडु कहाँ है? श्रीलंका। श्रीलंका जो है समुद्र के बीचों बीच में है। तो ये जो जीत थी उसकी नौसेना की जीत थी, नौसेना की जीत थी। उसमें श्रीलंका वो चला गया, वहाँ के राजा को पराजित कर दिया और राजा को पराजित करने के बाद वहाँ एक राजधानी उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। और कौन सी राजधानी बना दिया? ये नई राजधानी वहाँ बना दी। तो यानी उस समय राजा के पास नौसेना थी, जहाज था पानी का, तभी तो विजय किए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी विजय थी, इसको ऐड कर लेते हैं। मालदीव सुना है? मालदीव एक देश है, ठीक है। मालदीव को उसने जीत लिया। लिख लीजिए, राज प्रथम ने मालदीव की विजय की। मालदीव को भी जीत लिया राजा कृष्ण। ये राजा बहुत विजेता तो था ही और विद्वान भी था, कलाकार भी था और स्थापत्य कला, इसको कहते हैं निर्माण कला, ठीक है। स्थापत्य कला में भी बहुत आगे था। इसने भारत का अभी तक का सबसे बड़ा मंदिर बनवा दिया दक्षिण में। क्या नाम था? भारत का सबसे बड़ा मंदिर साउथ का कौन सा है? भुवनेश्वर, बृहदेश्वर, यही इन्हीं ने बनवाया। लिख लीजिए, राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। लिख लीजिए, राज प्रथम ने
शैलेंद्र वंश के शासक शैलेंद्र वंश के शासक विजयोतुंग वर्मन के आग्रह पर नागपट्टनम बौद्ध विहार का निर्माण करें। ये शैलेंद्र वंश इंडोनेशिया जावा द्वीप विदेशी शासक थे। आग्रह पर नागपट्टनम तमिलनाडु में बौद्ध विहार बनवा दिया। बौद्ध विहार, ठीक है, लिख लीजिए। अब इसी पे स्टॉप कर देते हैं। देखिए, इसका मतलब है राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। शैव धर्म। मंदिर बनवाया था ना, मंदिर बनवाए थे तो मंदिर बनवाया तंजावुर में। वो वैसे शैव धर्म का विशेष अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म को भी मानता था। तभी तो उसने बौद्ध विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। जो भिक्षु रहते हैं, जो सन्यासी रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, उनके लिए उसने बौद्ध विहार बनवा दिया नागपट्टनम में, ये तमिलनाडु में। तो राजराज प्रथम चोल वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसने इस एक तो विजय की, विदेशी में विजय किया। पहली बार नौसेना, पहली बार प्राचीन काल में जिस राजा का उल्लेख मिलता है कि जिसने नौसेना का उपयोग किया, पानी के जहाज यानी नौसेना का उपयोग किया, वो था राजराज प्रथम। ये क्वेश्चन आता है, इसने नौसेना की विजय मालदीव से की, श्रीलंका को जीत लिया और बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर भी बनवाया और वहाँ के राजा के कहने पर बौद्ध विहार का निर्माण भी करवा दिया। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा रिवर्स कर दें, क्योंकि इतिहास में यही से हमने आज शुरू किया था, ठीक है। पाल वंश, ठीक, पाल वंश, ये इतना तो आप लोग समझ में आ गया हो गया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। इसको इसलिए रिवर्स कर रहे हैं कि आप लोगों को देखिए कंफ्यूजन हो जाता है समझने में। कहीं ये जो पढ़ा है इसमें आप बोलिएगा कि कहाँ कंफ्यूजन लगता है, तो उसको दूर कर दीजिए। 5 मिनट इसीलिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये पाल वंश में राजाओं ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है, इसको इतना इंपॉर्टेंट है ये मार्किंग कर दीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किस राजा ने पाल वंश के 5 गांव दान दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कठिन क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया, या कभी कभी जब आपको कठिन क्वेश्चन पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि किस बौद्ध भिक्षु को तिब्बत में भेजा गया था, उसका नाम क्या था, ठीक है। ये अब हम ऐसे रिवर्स करके आपको क्वेश्चन ही बताते हैं कैसे क्वेश्चन घुमाते हैं, ठीक है। महिपाल ये राजा था, ठीक है। और पाल वंश देखिए पूछता है किस धर्म के, ये लोग बौद्ध धर्म के ही थे, ठीक है। इसको फिर हम क्या कहते हैं नेक्स्ट करते हैं इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। कैवर, किसी ने पूछा था हमसे कि कैवर लोग क्या होते हैं, जनजाति थी,
रामपाल अंतिम शासक था, उसके काल में ये विद्रोह हो गया। ठीक है, अब आता है शैल वंश। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो हमें मार नहीं करना है, कुलीन प्रथा। ये क्वेश्चन आया था कि किस शैल वंश के शासक ने कुलीन प्रथा शुरू किया? बल्लाल सिंह। ठीक है, किस क्षेत्र में था? ये बंगाल में गौड़ बताए थे आपको। शैल वंश राजधानी गौड़ और दूसरी राजधानी थी लखनौती। ये बंगाल इसका एरिया था। ठीक है, ये देखिए लखनौती। ये क्वेश्चन में पूछ चुका है कि जैनदेव किसके काल में रहते थे? लक्ष्मण सेन। ठीक है, ये कारकोट वंश। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ये सूर्य का मार्तंड मंदिर किसने बनवाया था? ये ललितादित्य मुक्ता पीठ जो मैंने लिखवाया है ये। ठीक है, ये पूछा गया। नेक्स्ट अवंती बर्मन, ये उत्पल वंश। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि क्षेत्रगुप्त का विवाह या लोहार वंश की रानी का विवाह किस राजा से हुआ था? ये ठीक है, ये लोहार वंश की रानी जिंदा हुआ था। 8वां, ये लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? ये देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल्हड़ एक बहुत फेमस कवि है। इतिहास लिखने में इन्हीं के किताब से बाद में ट्रांसलेट हुआ है। तो इन्होंने जो किताब लिखी राज तरंगड़ी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कल्हड़ में पहले किसके राजा किसके काल में थे। तो देखिए हमने दिया उत्तर, हर्ष के काल में शुरू में थे। अंतिम राजा कौन था? जय सिंह थे। ठीक है, जय सिंह थे। अब रानी दिव्या अत्याचार ये कल्हड़ ने उल्लेख किया है, ये विद्रोह। एक सेकंड, चोल वंश की स्थापना बैद्यनाथ एवं कावेरी, ये भी देखिए, ये पल्लव वंश के सामंत पूछा जा चुका है, किसके सामंत थे? ये नरकेसरी उपाधि किसने पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मदुरई कौन की उपाधि किसने धारण की थी? परांतक प्रथम ने मदुरई विजय। ठीक है, ये तो लास्ट अभी पढ़े। ये देखिए, ये भी युद्ध का क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये। ठीक है, चलिए इसको बंद करिए। अब तो लास्ट पढ़ाई है, अब तो याद ही होगा आपको वाला। ठीक है, बंद कर दीजिए। इसके बाद